स्टूडेंट्स, तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है। लास्ट क्लासेस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ा सा एक बार हल्का सा क्विक रिपीट कर देता हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में ये कहा गया भाई कि अगर किसी भी कार्बन चेन के एक एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उस चेन के अंदर पोलराइजेशन अकर हो जाता है। कैसे अकर हो जाता है आप सबने बहुत अच्छे से समझा कि डोनेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ डोनेट करेगा। इस तरह से डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और चेन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, और ये पोलराइजेशन इफेक्ट आगे के बॉन्ड्स में भी दिखाई देगा। राइट, आप लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है। इसी तरीके से विड्रॉल ग्रुप कार्बन चेन पे जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज और एडजेसेंट कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यही इफेक्ट आगे के कार्बन्स में भी दिखाई देगा, भले इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो। और उसके हेल्प से हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझने की कोशिश की। जैसे कि एक क्वेश्चन कवर किया कि CH3NH2 NH3 से अच्छा बेस है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, लेकिन CH3NH2 अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है क्योंकि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, इस कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। कौन से नाइट्रोजन की तुलना में? इस नाइट्रोजन की तुलना में। इसका मतलब CH3NH2 का नाइट्रोजन ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। राइट, ये सब इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा और बहुत डिटेल में 2 लेक्चर्स में हमने इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया था। राइट, उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, और रेजोनेंस इफेक्ट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। आप ये समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स का 50% टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट कवर करेंगे। राइट, इन इफेक्ट के बारे में आप लोगों की डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में कल की क्लास में जो हमने बात किया था उसी को हल्का फुल्का एक बार दोबारा समझते हैं। और टॉपिक शुरू किया हमने कि CO2 का लेविज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। राइट, और हमने CO2 का लेविज डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और दोनों ही ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर। राइट, ओके। अब आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। राइट, अब डबल बॉन्ड बना रहा है तो डेफिनेटली आप लोग बॉन्ड लेंथ को अगर कंपेयर करके देखोगे तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा है बॉन्ड लेंथ को लेकर। राइट, और वो डाटा ये कहते हैं कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड लेंथ हमेशा 122 पिकोमीटर का होगा। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड की संभावना होगी, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो वो 110 पिकोमीटर का बनेगा। लेकिन CO2 में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो दोनों के दोनों बॉन्ड 115 पिकोमीटर के हैं। इसका मतलब अगर आप इन एक्सपेरिमेंटल डाटा की थ्योरेटिकल डाटा से कंपेयर करते हो, जब आप ये देखते हो कि डबल बॉन्ड है तो 122 का होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड 115 का है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड नहीं है। और ट्रिपल अगर होता तो 110 पिकोमीटर का होना चाहिए, लेकिन ये 110 पिकोमीटर से ज़्यादा। इसका मतलब ये बॉन्ड कहीं ना कहीं डबल और ट्रिपल के बीच का कोई बॉन्ड है। इसका मतलब ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। राइट, तो यहीं से हमारे एक नए टॉपिक का एग्जिस्टेंस आया कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे CO2 का ये स्ट्रक्चर इस CO2 की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो फिर इस CO2 के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर बना दिया हमने, इस CO2 के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। एक स्ट्रक्चर हमने ये बना दिया, यानी ये 3 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिए। क्यों कर दिए भाई?
क्योंकि एक सिंगल स्ट्रक्चर CO2 की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी यही बात किया कि अगर कोई सिंगल स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे भाई। क्या कहेंगे उनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। उन स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तीनों ही रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इन सब का हाइब्रिड इंटरमीडिएट कोई एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट, तो ये एक बहुत एसेंशियल बात था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिसने लास्ट की क्लास अटेंड की है रेजोनेंस के बारे में उसको कोई डाउट नहीं इस पॉइंट को लेकर कि अगर किसी कंपाउंड की, किसी मॉलिक्यूल की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। क्लियर हो गया? जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, यानी जितने भी स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उसमें रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उन सब का इंटरमीडिएट कोई एक स्ट्रक्चर होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सभी स्ट्रक्चर्स का इंटरमीडिएट कोई एक स्ट्रक्चर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए हम और थोड़ा रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए बहुत एसेंशियल है इस पार्ट को समझना। राइट, हम एक टॉपिक लेके चलते हैं O3। राइट, अब O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सो वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम एंड टोटल 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाउ 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 6 + 6 + 6, so 18 electrons। 3 ऑक्सीजन, so 9 इलेक्ट्रॉन पेयर। so this is the one pair and the second pair। right, third, 4, 5, 6, 7 और 8 और ये 9। दिस इज द पेयर। राइट, अब आपको पता है कि बीच वाले ऑक्सीजन के 8 पूरे नहीं हुए तो टर्मिनल का कोई भी एक पेयर हटा के और आप लोग कहीं भी एक डबल बॉन्ड इस तरह से बना दोगे। ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है CO2 का। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है भाई कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? वो बनेगी 121 पिकोमीटर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वो होता है 148 पिकोमीटर। लेकिन इन O3 में जो 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेंगे, जो 2 बॉन्ड बनेंगे, पता नहीं वो सिंगल होंगे या डबल होंगे, लेकिन वो बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो आपकी 128 पिकोमीटर की होगी। क्वाइट सरप्राइज। इसका मतलब डबल दिखाया। अब देखिए डबल नहीं है क्योंकि 121 होता है डबल, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड है वो 128 है। क्लियर हो गया? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है 121 पिकोमीटर का बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनेगा 148 पिकोमीटर का बनेगा। लेकिन O3 के अंदर जो 2 बॉन्ड बने हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, दोनों ही 128 पिकोमीटर के हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो अब हम इसके और स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी ऑलरेडी ड्रॉ टू एक्सप्लेन O3। और जितने पेयर हैं हम दिखा देते हैं। ये 3 पेयर हैं, ये 2 पेयर हैं और ये 1 पेयर, सभी का ऑक्टेट पूरा है। और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, यहां पर हम सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं और यहां पर हम दिखाते हैं डबल बॉन्ड। राइट, सो दिस इज 3 पेयर्स, 2 पेयर्स एंड 1 पेयर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। एक स्ट्रक्चर में जहां सिंगल बॉन्ड है अगले ही स्ट्रक्चर में वहां डबल बॉन्ड है। तो अब सोचिए जब एवरेज निकालेंगे हम
तो इंटरमीडिएट कोई स्ट्रक्चर निकल के आएगा जो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का कोई बॉन्ड लेंथ होगा। अब दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर डबल है जिस बॉन्ड पर, वहां यहां सिंगल है, तो जब इनका इंटरमीडिएट निकालेंगे तो डबल और सिंगल के बीच का आएगा, मतलब 121 और 148 का बीच का कोई आएगा, और डेफिनेटली वो 128 पिकोमीटर है। सो जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उनको हम लोग कह रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह की सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। दो बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और ये आपका सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां हम डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देंगे। और यही काम हम दूसरे बॉन्ड के लिए करेंगे, जहां हम इस तरह की डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अभी ये कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि ये जो बॉन्ड हमने बनाया है ये सिंगल है या डबल है। आप देखिए, जिसको मैंने उधर डबल दिखाया था उधर डॉटेड और डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जो दोनों ही बॉन्ड है ये भी आपका, अब आपको इक्विवेलेंट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दोनों ही इक्विवेलेंट है, और दोनों की बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है। ये भी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 128 पिकोमीटर है, राइट। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और जो स्टूडेंट मोटा मोटा पढ़ के जाता है ना, उसकी नॉलेज क्या कहती है, ये देखिए कि बॉन्ड लेंथ को लेकर उस स्टूडेंट का राय क्या है। बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की सबसे बड़ी होती है, सेम पोजीशन में बने डबल बॉन्ड की उससे छोटी, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी होती है। जैसे कहीं भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, और फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, तो सिंगल बॉन्ड सबसे लार्ज बॉन्ड है। अब प्रश्न आया इन O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, राइट। अब इनमें से कौन सा बॉन्ड बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो हमें पता है बड़ा होना चाहिए सिंगल और छोटा होना चाहिए डबल, लेकिन दोनों ही 128 पिकोमीटर के हैं, और ये केवल और केवल किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? रेजोनेंस की वजह से पॉसिबल हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस। तो कंपटीशन में और बोर्ड में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ओजोन में कौन सा बॉन्ड बड़ा है। अब स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट मोटा मोटा पढ़ के जाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो कहेगा कि ये बॉन्ड बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन आप लोग जैसे ही रेजोनेंस से जुड़ोगे आपको समझ आएगा कि दोनों ही बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर आपको कहा गया NO2 नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। सो 5 + 12 + 1, so again 9 pair, clear? So that is 2 oxygen, right, and 2 pair, this is the complete structure of नाइट्रोजन। 9 पेयर यूज किए, कैसे करिए देखिए, 3 तो बॉन्ड में यूज किए, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7, 8 और 9 पेयर यूज हो गया है। अब प्रश्न आता है भाई कि इनमें कौन सा बॉन्ड बड़ा है कौन सा छोटा है। आपको पता है कि इसका एक और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वो कब होगा? जब हम इस पेयर का इस्तेमाल करके तो डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये डबल बॉन्ड यहां लोन पेयर बन जाएगा। तो क्या बनेगा भाई? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब हमसे पूछ ले कोई कि भाई NO2 नेगेटिव में कौन सा बॉन्ड इक्वल है। आपको पता होना चाहिए कि बोथ बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये सब किसकी वजह से है? इक्वल लेंथ। सभी बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं NO2 में, जो दोनों ही बॉन्ड हैं। जबकि देखने में ऐसा लग रहा है कि डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, लेकिन रेजोनेंस क्या कह रहा है भाई कि क्योंकि ये जो दो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, इसके बारे में अब आपका अजम्पशन बन चुका है कि इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियल में एग्जिस्ट करता है वो इन सब का इंटरमीडिएट एक स्ट्रक्चर है। इंटरमीडिएट को आप यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी सब्जी के टेस्ट को दर्शाने के लिए दो चीजें इस्तेमाल हैं, उसमें नमक है और मिर्च है,
राइट। अभी ना तो खाली नमक और ना ही खाली मिर्च उसके टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए दोनों को मिक्स किया गया है और इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट आएगा वही उसके टेस्ट को एक्सप्लेन करेगा। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग रेजोनेंस को समझ सकते हो। तो होपफुली आपका बॉन्ड लेंथ को लेकर भी पॉइंट क्लियर है। जहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है, दोबारा से मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपका N2O3 का लेकर है, तो अभी N2O3 में बहुत क्लियर सा आइडिया है। ये आपका N2O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, राइट, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था। अब आप ध्यान से समझिए भाई कि कुल पेयर कितने थे, 5 5 10 और 18 28 14 पेयर। 14 पेयर में से 3 4 5 आप यूज कर चुके हो, 5 के बाद 6 7 और 8 9 और 10, ठीक है, 11 12 13 और 14 कंप्लीट है। लेकिन एक नाइट्रोजन का 8 पूरा नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, इस एक पेयर को हटा के और यहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दोगे। अब मामला आता है भाई, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करोगे तो आप किस किस को कंपेयर कर सकते हो। आप लोग एक बात ध्यान रखना कि ये जो बॉन्ड सिंगल है और ये जो बॉन्ड डबल है, अगर डिस्प्लेसमेंट करोगे रेजोनेंस तो यहां पॉसिबल है, राइट। क्या पॉसिबल है कि ये पेयर यहां आकर डबल बना दे और ये वाला पेयर यहां लोन पेयर बना दे। इसका मतलब ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इन दोनों बॉन्ड की लेंथ इक्वल है। कौन से दोनों बॉन्ड की लेंथ इक्वल है, ये वाला बॉन्ड एक्स है और ये भी एक्स है। इन दोनों की कंपेयर आप इससे नहीं कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कहां कहां कंपेयर कर पा रहे हो, आइडिया क्लियर है। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन N2O3 को लेकर है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वाली कहानी आपकी यूं है। अब रेजोनेंस कहां पॉसिबल है, इस पोजीशन पर रेजोनेंस है, ये दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं। यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है भाई, तो ये उस लेंथ का, इक्वल लेंथ का नहीं है। ओके, NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, दिस इज अ सीन। अब रेजोनेंस पॉसिबल है तीनों जगह। कैसे पॉसिबल है भाई, पॉसिबल इस तरीके से कि अगले स्ट्रक्चर में हम इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे और मान लीजिए यहां ले आएंगे और अगले स्ट्रक्चर में यहां ले आएंगे, बाकी दोनों सिंगल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सिंगल, सिंगल और डबल। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजन डबल, सिंगल और सिंगल, और तीसरा स्ट्रक्चर नाइट्रोजन डबल, ऑक्सीजन सिंगल और सिंगल। तीनों ही आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, कोई भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तीनों को ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सबके बीच का होता है। बॉन्ड लेंथ तीनों ही इक्वल होंगी, ये भी और ये भी, क्योंकि तीनों पोजीशन पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो तीनों ही बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम बॉन्ड है और रेजोनेंस की वजह से। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में ये पूछा कि दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस, और ऑप्शन दो हैं कि ए बॉन्ड लेंथ, मान लीजिए मैं कुछ भी डाटा लिख देता हूं, दो बॉन्ड 140 पिकोमीटर के हैं और एक बॉन्ड 110 पिकोमीटर का है। बी ऑप्शन दे दिया जाए कि दो 110 के हैं और वन जो है वो 140 का है। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए कि तीनों ही जो हैं वो 120 पिकोमीटर के हैं, ठीक है, और चौथा कोई ऑप्शन। अब आप एक बार देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, तो आमतौर पे स्टूडेंट कंफ्यूज होगा कि दो बॉन्ड सिंगल हैं तो दो 140 का हो जाएगा और एक 110 का। लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है, या तीनों ही बॉन्ड इक्वल होंगे, और तीनों ही बॉन्ड इक्वल होंगे तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब प्रश्न आता है बच्चों कि हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए किन किन रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हम बहुत सारे और लिखेंगे, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते समय पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम होना चाहिए, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब क्या निकला, अगर आपने स्ट्रक्चर CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, और आप सबको पता है भाई स्मॉलर एटम
राइट। और लार्जर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस तरह से पोजीशन में होते हैं, और ये आपका पोजीशन आपका बन गया था एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कभी भी आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, आप लोग ऐसे नहीं बना सकते ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। जो टर्मिनल है वो टर्मिनल ही रहेगा, जो सेंट्रल है वो सेंट्रल ही रहेगा, राइट। हम लोगों ने बनाया NO2 नेगेटिव, तो हमें पता है पोजीशन ये यूज करनी है, राइट। हम कभी भी ऐसे नहीं बना सकते हैं NO2 नेगेटिव, तो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कभी भी चेंज नहीं करनी है, राइट। दूसरा, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। समझिए, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, राइट। और यहां पर टोटल 4 पेयर अनपेयर्ड हैं, दो इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ऑक्सीजन C, और ये आपका सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर आपका 3 पेयर हो गया और यहाँ 1 पेयर। यहां भी 4 पेयर अनपेयर्ड है और यहां भी 4 पेयर अनपेयर्ड है, तो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि हाइड्रोजन जैसे स्मॉलर एटम को छोड़कर जो 2 पूरा करता है, सभी किसको ओबे करे, ऑक्टेट को ओबे करे। सिर्फ किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को, जो किसको पूरा करता है, डुप्लेट को। सबका 8 पूरा होना चाहिए, ये भी रेजोनेंस की एक खास बात है। क्लियर हो गया। अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपसे कहा जाए कि भाई ड्रॉ कीजिए, तो अब आप बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि रफली आइडिया आप लोगों को मिल गया है, राइट। सो चलिए एक कोशिश करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। दिस इज CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप सबको पता है ये पॉजिटिव है, ये अनस्टेबल है, जहां भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको स्टेबल करने के लिए नियर बाई डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकता है। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, लेकिन वो जो अगला वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब प्रश्न आता है इन दोनों में से सही कौन सा है। तो भाई भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दिखता है ना, हमेशा वही सही नहीं होता है, राइट। जो दिख रहा है वही हमेशा सही नहीं होता, कुछ चीजें भ्रमित करती है, भ्रमजाल होता है, राइट। वही चीज यहाँ है कि यहाँ जो दिख रहा है वही सही नहीं है। और दिख क्या रहा है, एक में दिख रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड, अगले में दिख रहा है यहाँ डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ ना सिंगल है यहाँ ना डबल है, क्योंकि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इनके बीच का कोई स्ट्रक्चर होगा। तो ये बात हमें पता होना चाहिए भाई कि आखिर किस तरीके से हम लोग किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे। अब प्रश्न आता है भाई कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाएगा। क्लियर हो गया, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोग ज्यादा बेहतर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानोगे, ये एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है हमारे लिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया है आपको, राइट। राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पॉइंट क्लियर है, राइट। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, सेम एटॉमिक पोजीशन, और मेंशन भी कर देता हूं टॉपिक, क्योंकि इन चीजों को अगर आप लोग समझोगे तभी आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो उसके कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। और रूल्स क्या कहते हैं, नंबर, सेम एटॉमिक पोजीशन, एटॉमिक पोजीशन सेम होना चाहिए, हम लोग पॉइंट आउट कर चुके हैं। नंबर 2, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखे जाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखे जाएं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आए, और पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आए, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर आए। अगर आप किसी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उसे आप एक अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मानोगे। कहीं भी
किसी स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन पर बॉन्ड बन रहा है और आपने ऐसा कर दिया तो आप उसको अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानोगे, लेकिन सिचुएशन अगर कैसे भी करके ऐसे हो गई तो वो एक अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट कि सेम चार्ज एडजेसेंट एटम के ऊपर नहीं होना चाहिए, कि कहीं भी दो एडजेसेंट एटम हैं उनके ऊपर नॉट रेजाइड नहीं होना चाहिए क्या सिमिलर चार्ज, जैसे कि कहीं भी दो एटम्स बन रहे हैं इस तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और मान लीजिए कुछ भी बन रहा था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि दो एडजेसेंट के एटम्स के ऊपर भी क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, या दोनों के ऊपर ही क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब प्रश्न आता है भाई कि रेजोनेंस को लेकर हमारी कुछ और अवधारणाएं भी होती हैं, उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रूल समझ में आ गया, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं उनमें से किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस, किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस, ध्यान रखें। ये केवल इमेजनरी प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है, किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में एग्जिस्टेंस किसका होता है, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर का तो एग्जिस्टेंस नहीं होता, केवल हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा वही रियल एग्जिस्टेंस रखता है, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन, ताकि हम लोग इस टॉपिक से पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें कि आखिर रेजोनेंस है क्या। तो जितना भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसमें किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि जहां जहां रेजोनेंस है इक्विवेलेंट एटम्स के बीच में, वहां पर बॉन्ड लेंथ आपको पता है इक्वल हो जाती है। सेम तरह के एटम्स के बीच में जहां भी रेजोनेंस पॉसिबल है, जैसे बताया कि O3 में जो दोनों ही बॉन्ड हैं वो दोनों इक्वल हैं, बेंजीन में आप सबको पता है एक सिंगल और एक डबल, लेकिन फिर भी सारे इक्वल हैं क्योंकि अगले ही स्ट्रक्चर में अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इसका ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था अगले में वहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये ना ये रियल में एग्जिस्ट करता ना ये रियल में, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन सबका इंटरमीडिएट एक स्ट्रक्चर होगा, ये भी बात आप सबको पता होना चाहिए, राइट। तीसरा कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, राइट, उतना ही आपका मॉलिक्यूल, उतना ही आपका स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, उतना ही आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान रखिए कि किसी भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक कोई डाटा है, जिस डाटा का रिजल्ट है 10, अब ए स्टूडेंट ने और बी स्टूडेंट ने ये निकाला कि पहले का रिजल्ट आपका 6 आया और दूसरे का रिजल्ट 5 आया, ठीक है। तीसरे ने क्या किया, ए बी सी डी और ई, इन पांचों ने क्या निकाला भाई कि एक का रिजल्ट 7 आया, दूसरे का रिजल्ट 6 आया, तीसरे का रिजल्ट 5 आया, चौथे का रिजल्ट 4 आया और नेक्स्ट का रिजल्ट 3 आया। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहती है कि जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं ना, राइट, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, किसकी तुलना में जिसके लेसर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके भी एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट, मोर द स्ट्रक्चर इज स्टेबल, उतना ही आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हर चीज में वैलिड नहीं होता, जहां इसके
एप्लीकेशन आएंगे वहां मैं समझाऊंगा आपको इस पॉइंट को लेकर, राइट। अब प्रश्न आता है भाई कि रेजोनेंस को लेकर, और ये पूरी तरह से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो गया। और एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए, दैट इज एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। अब आप दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर और एक होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, राइट, सो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का मतलब जो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की जो एनर्जी है, वो एक्चुअल एनर्जी कितनी होनी चाहिए माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे कहोगे? जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के बहुत इक्वल हो। आप ध्यान दीजिए, जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के बहुत ज़्यादा इक्वल हो। वो पहले वाले डाटा को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और उसका एवरेज 10 की बजाय 5 लिखता हूँ मैं, दैट इज मोर बेटर। आप देखिए 7 और 6 का एवरेज 5, एक्चुअल स्ट्रक्चर को 7 और 3 ये 5, 6 और 4 दैट इज 5 और दैट इज 5। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर के ज्यादा क्लोज कौन सा होगा? आप सबको पता है ये 6 वाला होगा, ये 4 वाला। यहाँ भी कौन सा होगा? 6 होगा, 5 होगा और 4 होगा। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के ज्यादा है। तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या कहा गया है? रेजोनेटिंग एनर्जी कहा गया है, रेजोनेंस एनर्जी कहा गया है। क्लियर हो गया। तो क्योंकि वो जितनी डिफरेंस कम होगा, आप सबको पता है, उतना ही हमने अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। एक्चुअल एनर्जी मान लीजिए 1000 जूल है और हमारा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 1000 जूल का ही बन रहा है। इसका मतलब बहुत क्लोज है दोनों, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वलेंट बन गए हैं। इसका मतलब अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया हमने। और अगर मान लो हमने 800 जूल एनर्जी का बना लिया तो फिर बहुत डिफरेंस हो गया, मतलब हमने जो बनाया है वो अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। तो एनर्जी के बारे में भी जहां जिक्र आएगा वहां हम बात करेंगे। अब प्रश्न आता है भाई कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप ध्यान दीजिए कि बेंजीन जो है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बड़ा फेवरेट साइट है। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए बड़ा फेवरेट साइट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहां पर अवेलेबिलिटी है किसकी? पाई इलेक्ट्रॉन की। तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की कोशिश करेंगे किसके ऊपर? पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए बेंजीन के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल है आपका Cl पॉजिटिव, कैसे बना समझा दूंगा मैं आपको। CH3 पॉजिटिव कैसे बना समझा दिया जाएगा अगली क्लासेज में। और NO2 पॉजिटिव कैसे बना समझा दिया जाएगा अगली क्लास में। ये सभी बेंजीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेंगे, वहां जाकर जुड़ जाएंगे और वहां से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देंगे। CH3 पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके और बॉन्ड बनाएगा और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, राइट। और बिल्कुल वही कहानी यहां पर हुई, यानी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया कहां पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक किया। और मैकेनिज्म आपको अगली 2-3 क्लासेस में समझाया जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन Cl पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव ने अटैक किया किसके ऊपर? पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक किया, राइट। और इस तरह की आपकी संभावना आप सबके सामने आ गई कि दिस इज द अटैक ऑफ Cl पॉजिटिव ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स। आगे की चीज आपको मैं मैकेनिज्म में समझाऊंगा, राइट। अब बात आता है कि बेंजीन रिंग की सिचुएशन अगर ऐसी ना होकर इस तरह से होती, ऐसा कोई ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। जैसे मान लीजिए ये आपका OH है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या यही
इस मॉलिक्यूल का, जिसको मैं फिनोल कह रहा हूं, एकमात्र स्ट्रक्चर है, तो आप कहोगे नहीं भाई ये एकमात्र नहीं हो सकता है स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। और कहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है समझिए आप ध्यान से। ऐसा हो सकता है कि ये लोन पेयर तो यहां डबल बॉन्ड बना ले और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर चला जाए। तो आप कहोगे जी ऐसी स्थिति में क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में आप सबके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, क्योंकि क्लासरूम में हमने बहुत अच्छे से बात कर लिया। ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया है, ये यहाँ O और H है। अब ऑक्सीजन के पास एक पेयर बचा है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड और एक H के साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ गए, लेकिन इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आप ध्यान से देखिए, ऐसा होते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर बढ़ गई है। ऑर्थो पोजीशन को लेकर हमारी राय क्या थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ले लिया था कि अगर ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो इससे एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन मेटा, और बिल्कुल उसके सामने वाली अपोजिट पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। चलिए, तो हमने फिनोल का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब आगे क्या करेंगे भाई, आगे क्या करेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना लें और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए। क्लियर है। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता नहीं है, इसको यहां भेज दें, इसको यहां भेज दें, इस चीज को दिमाग से निकालिए। इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है कहीं भी। आप समझिए कि पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना, दूसरा ऐसा बना, तो हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, वो थी कहानी। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और क्या करेंगे भाई, ये वाला आपका डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये वाला डबल बॉन्ड पहले से ही मौजूद है, और ये यहाँ डबल बॉन्ड है, O है, H है, एक पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है पॉइंट। अगले केस में क्या होगा भाई, अगले सीन में कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए क्या सीन बना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, यस दिस इज डबल बॉन्ड, OH एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो कैसे बनाएंगे हम लोग कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दें और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दें हम, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो कैसे बना, ये देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब ये सिंगल हो गया है, ये O है, H है और ये आपके पेयर है। तो ये फिनोल के कुल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये है फिनोल विद जस्ट। अगले स्ट्रक्चर में अब हम क्या करने वाले हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे पोजीशन पर भेज के इस पेयर से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑर्थो पोजीशन पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट करेगा। एम आई राइट। तो क्या बनने वाला है भाई अगला स्ट्रक्चर, ओके ये डबल बॉन्ड यही है, ये डबल बॉन्ड यही है, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा और H इसके पास एक पेयर बचेगा पॉजिटिव चार्ज और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई कि ये दोनों यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा भाई अगले सीन में, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और नेगेटिव चार्ज है और ये आपका O डबल बॉन्ड OH एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अगले सीन में क्या करना है भाई कि
ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये है। डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH एक पेयर और पॉजिटिव चार्ज। अगले पोजीशन पे क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए भाई, 11th से ज़्यादा 12th क्लास में इसका यूज होगा, और यूज क्या होगा वो हम समझा देंगे, लेकिन पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो समझिए। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्लियर है। और समझने की कोशिश करते हैं। एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, बेंजीन पे NH2, और बेंजीन के ऊपर NH2, मॉलिक्यूल को एनिलिन के नाम से जाना जाता है, NH2, राइट। रेजोनेंस कैसे होगा भाई, कि वही बात, इस लोन पेयर को यहां शिफ्ट कर दें और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दें। आपको बार बार एरो लगाने की भी जरूरत नहीं, आप कॉमनली अंडरस्टूड हो गया है सारी कहानी। तो कैसे बनना है भाई, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का हो गया है, नेगेटिव और डबल बॉन्ड और NH2 पॉजिटिव। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। अब आपको पता है ये अब लोन पेयर डबल बॉन्ड बना देगा और डबल बॉन्ड फिर से लोन पेयर बना देगा, राइट। तो डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा। ये जो लोन पेयर है ये यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहीं मौजूद है। अगली पोजीशन पे क्या होना है भाई, डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है ये अगले कार्बन पे डबल बॉन्ड बना देगा और अगला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ लोन पेयर बना देगा। बाकी NH2 ऐसा का ऐसा है, NH2 पॉजिटिव, राइट। अब ये जो आपका पैरा पोजीशन पर लोन पेयर है ये आपका अगले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा और जो डबल बॉन्ड है वो उसका इलेक्ट्रॉन NH2 के पास शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज एंड सिंगल बॉन्ड एंड NH2 अगेन विद लोन पेयर। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू, राइट। तो अब आप यूं कह सकते हो भाई कि जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दो जो रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे कि आप OH ग्रुप जोड़ दो, आप OCH3 ग्रुप जोड़ दो, डेफिनेटली उसके पास लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। आप NH2 ग्रुप जोड़ दो, राइट। आप क्लोरीन ग्रुप जोड़ दो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्लोरीन को इंडक्टिव इफेक्ट में तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप पढ़ा था, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप कैसा हो गया। सर्किल लगा देता हूँ, बाद में आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग के लिए। ये रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बात आपको समझना है। और कोई पूछ भी ले तो आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन को लेकर हमारा इंफॉर्मेशन ये है कि जब वो नॉर्मल कार्बन चेन पे जुड़ेगा तो वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होता है भाई, और जब वो बेंजीन रिंग पर जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस तरीके से। ये आपका ये वाला है और ये ऐसे डोनेट कर रहा है, ये है आपका सीन, क्या हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ। तो हमें ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, कोई पूछे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है या डोनेटिंग, आप कहोगे नॉर्मल कार्बन चेन पे जुड़ेगा तो विड्रॉ करेगा, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तो डोनेट करेगा। ये दोनों ही अलग अलग केस में अलग अलग बिहेवियर है। चलिए इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता हूं जहां जिक्र आएगा, लेकिन ये सारे ग्रुप आपके, और एक और बहुत अच्छा ग्रुप है जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में इफेक्ट है, इससे आगे का इफेक्ट वो मैं समझाऊंगा आपको कि CH3 ग्रुप अगर हो तो ये सब ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। यानी ये ग्रुप जैसे ही आपके किसके साथ जुड़ेंगे, बेंजीन रिंग के साथ, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही ये ग्रुप इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, किसकी इंक्रीज कर देंगे, बेंजीन रिंग की। कहाँ कहाँ इंक्रीज कर देंगे,
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखिए आपने पीछे जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं वहां लोन पेयर या तो ऑर्थो पे गया या पैरा पोजीशन के ऊपर गया। तो बेंजीन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी बेंजीन रिंग की। कहां कहां इंक्रीज हो जाएगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज हो जाएगी। और उससे ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन भाई फेवरेट साइट बन जाएंगी किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो वो कहीं भी अटैक कर सकता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह अवेलेबल है और आपका ई जुड़ जाएगा और एच पॉजिटिव बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोफाइल आपका बेंजीन के ऊपर हम ओ एच ग्रुप जोड़ के करें तो आप सबको पता ओ एच तो रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो अटैक करेगा कहां पर? पैरा पोजीशन के ऊपर, या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पोजीशन के ऊपर? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। क्यों करेगा भाई? फिर से देख लीजिए ये ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों करा। पीछे के स्ट्रक्चर पे चले जाइए, ये देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर देखिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी? ऑर्थो पर बढ़ी, पैरा पर बढ़ी, ऑर्थो पे बढ़ी। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ा गया और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी? ऑर्थो और पैरा के ऊपर बढ़ी। आप फिनॉल में देखिए कहां बढ़ी? ऑर्थो के ऊपर बढ़ी, पैरा के ऊपर बढ़ी, फिर से ऑर्थो के ऊपर बढ़ी। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू, राइट। तो इन दोनों कहानियों को कैसे समझोगे? और अब आपको रिएक्शंस में भी बहुत इजीली समझ में आएगा कि आखिर इन दो रिएक्शंस को आप कैसे लिखोगे। बेंजीन और Cl पॉजिटिव, तो शुड राइट एज Cl पॉजिटिव किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, वहां जाकर जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा। लेकिन अगर यही कहानी आपकी बेंजीन के ऊपर OH लगाकर की जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और Cl पॉजिटिव, तो आप सबको पता है भाई Cl कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पर जाकर जुड़ेगा। यस, दिस इज OH एंड अटैच्ड एट ऑर्थो। और Cl कहाँ जाकर जुड़ेगा? पैरा पर जाकर जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दीजिए। तो क्वेश्चन क्या बनता है? शो दैट, 12th में बहुत जगह रिपीट किया गया है, शो करके दिखाइए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अब वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, मैं रिपीट कर देता हूं कुछ का एग्जांपल। OH, OCH3, NH2, CH3, Cl, ठीक है, ये सभी ग्रुप एटसेट्रा अटैच्ड ऑन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। कहां पर जुड़े? कार्बन पर जुड़े, कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। अगर इनमें से किसी भी ग्रुप को बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ अटैच्ड कर दिया जाए, राइट, सो दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। कहां पर एक्टिवेट हो जाएगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों एक्टिवेट हो गया? क्योंकि उन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, राइट। किसके लिए एक्टिवेट हो गया? फॉर इलेक्ट्रोफाइल, यानी ऐसी चीज के लिए एक्टिवेट हो गया जो इलेक्ट्रोफाइल हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो इसके ऊपर इजीली अटैक कर देगा। तो बहुत कॉमन दो रिएक्शन लिख रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। बेंजीन रिंग है और उसकी रिएक्शन मैंने CH3Cl और AlCl3 के साथ की, इलेक्ट्रोफाइल बना इस रिएक्शन में CH3 पॉजिटिव, आपको अगले 2-3 दिन में सिखा दूंगा, और CH3 पॉजिटिव यहां आकर जुड़ गया। अगर यही कहानी मैं बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप जोड़ दिया, अब OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और CH3Cl और AlCl3, सो this is OCH3, but
नाउ CH3 इज अटैच्ड एट पैरा पोजिशन एज वेल एज ऑर्थो पोजिशन। और मैं आपको अभी इसके तुरंत बाद टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तब बहुत अच्छे से कराऊंगा कि बात वही है, जुड़ा वहां भी CH3 ही है और यहाँ भी CH3 है। वो कहीं भी जुड़ सकता था, यहाँ ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही CH3 जोड़ा गया है और वो रेजोनेंस की वजह से आप सबको समझ में आ गया होगा, राइट। और दूसरा प्रश्न आप सबको क्लोरीन को लेकर जो पॉइंट था, फिलहाल ध्यान रखिए कि क्लोरीन जब सीधा कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा तो विड्रॉल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, राइट, और जब वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा। चलिए अब बात आती है भाई कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करे, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप COOH, कार्बोक्जिलिक एसिड COCH3, NO2, NH3 पॉजिटिव, ये ग्रुप सारे के सारे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और कैसे खींचते हैं समझिए ध्यान से। ये रिंग के ऊपर हमने जोड़ दिया है C डबल बॉन्ड O और H। अब ध्यान दीजिए भाई, और आप सबको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वैसे ही ये जो रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा इसको स्टेबल करने के लिए। यानी पहले डोनेट रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब रिंग के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं। और क्या कहानी बनेगी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से आप परिचित हो। बहुत ध्यान से समझना है। C है, H है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया है। अब ये 2 पेयर की बजाय 3 पेयर आ गया है। चार्ज अब नेगेटिव हो गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये ऑलरेडी डबल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से चले गए हैं। अब यहाँ वाला तो यहीं गया है इसी कार्बन के पास, लेकिन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन उससे दूसरी जगह चला गया है। सो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां शिफ्ट होते यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका मतलब पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेटा की तरफ हो रहा है। अरे मेटा की तरफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑर्थो पर क्या कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है? इस पोजीशन पर नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो ऑर्थो पर कैसा अटैक करेगा? ये ग्रुप जोड़ने के बाद मेटा पर भी नहीं, सॉरी पैरा पर भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर का सीन वही इक्विवेलेंट है। ओके, इसका मतलब पैरा पोजीशन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अगले केस में क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो आपका मेटा की तरफ होगा, ऐसे। इसका मतलब अगर इन सीन में इलेक्ट्रोफाइल कहीं अटैक करेगा तो वो मेटा पोजीशन पर ही करेगा, ऑर्थो और पैरा पर तो कर ही नहीं सकता। अब क्या होगा, अगले ऑर्थो पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कैसे आ गया ये देखिए, ये डबल मोनिया है, ये डबल मोनिया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका C है, H है, ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये आपके 3 पेयर हैं। अब अगले केस में क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए कि फिर से आपका क्या सीन बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। और सीन आपको समझ लेना है, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा था, तो वो डबल बॉन्ड आपको रखना ही है। ये आपका डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। अब क्या होना है अगले सीन में, कि ये वाला डबल बॉन्ड यहां पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा और ये लोन पेयर फिर से डबल बॉन्ड बना देगा। तो क्या सीन बना, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
और ये CH डबल बॉन्ड और फिर से 2 पेयर है। तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पर नहीं कर सकता है, वो किस पे करेगा, मेटा पोजीशन पर करेगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन समझते हैं फिर से, जो आगे के टॉपिक में हमें समझना है। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर देगा और ये आपका सीन बन गया ई। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। एक में ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरे में पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर होगा, हम लोग बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये यहाँ पर आपका अटैक करेगा पैरा पोजीशन पर। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ते ही ये कहानी देखिए कैसे चल रही है। अब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेटा की तरफ है। विड्रॉल ग्रुप जुड़ते ही जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ा, मेटा के ऊपर। चलिए अभी हमने एक रिएक्शन किया था, उसी रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। AlCl3, सो CH3 यहां जुड़ गया है। अगले केस में हम लोग कोशिश करते हैं बेंजीन के ऊपर OCH3 जोड़कर, यानी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब सबको पता है CH3 जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ये आपका OCH3 है। तो CH3 एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ दो और एक बार कहाँ जोड़ दो आप, बोलिए भाई। OCH3 है, एक बार कहाँ जोड़ दो आप, ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दो। क्लियर हो गया। सो दैट इज CH3। और अगर आप यही कहानी मान लीजिए बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लेकर करते हो, जो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, और यही कहानी आप करने वाले हो CH3Cl और AlCl3, तो अब आपका CH3 मेटा पोजीशन के ऊपर ही जुड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए, NO2 और CH3। सो मैं एक बार फिर से ये मेटा डायरेक्टिंग वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं आप सबके लिए। C डबल बॉन्ड O और H, और ये आपके लिए 2 पेयर हैं। क्या करने वाले अगले स्ट्रक्चर में, लोन पेयर को शिफ्ट कीजिए, सॉरी बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आपका कहाँ शिफ्ट होगा, मैं एरो दोबारा लगा देता हूँ। यस, यहाँ शिफ्ट कीजिए और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कीजिए, राइट। सो दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, 3 पेयर और नेगेटिव चार्ज। अगले केस में क्या होगा कि ये जो आपका रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव डबल बॉन्ड और ये आपका डबल बॉन्ड C है, H है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव है, पेयर लगा दीजिए। अगले पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और अगले ऑर्थो के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सीन क्या बन गया भाई, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड है, C है, H है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, राइट। अगले केस में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा और आपका पहले के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम नहीं बनेगा, ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन रिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया बच्चों कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे कि
OH जोड़ दें, OCH3 जोड़ दें, NH2 जोड़ दें, CH3 जोड़ दें और क्लोरीन जैसे ग्रुप भी जोड़ दें, जहाँ कुछ अलग बातें भी थी। तो ये सारे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, राइट। और अगर कहीं भी किसी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH CHO लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OOH लिख सकते हो आप लोग, COCH3 NO2 NH3 पॉजिटिव ये लिख सकते हो आप लोग। तो ये सारे के सारे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आप सबको पता हो, राइट। और हमारे लिए एप्लीकेशंस क्या होंगी, आज अभी मैं खत्म कर रहा हूं जहां इसका यूज होगा। लेकिन ये देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि NH3 लेविस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लेविस बेस। CH3NH2 में भी लेविस बेस है क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दे, एनिलीन, ये भी लेविस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। लेकिन अब इन तीनों में समझिए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर +I इफेक्ट की वजह से बढ़ी और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से रिंग की तरफ गया। सो रेजोनेंस की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी। तो तीनों में से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? आप कहो जी दूसरे वाले की ज़्यादा है +I की वजह से। फिर नंबर 1 की है और सबसे कम नंबर 3 की है। तो नंबर 2 क्या है? मोस्ट बेसिक है। अरे क्लियर हो गया। और नंबर 3 क्या है? लिस्ट बेसिक है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हुई है। तो जब भी अगली क्लासेज में इन तरह के टॉपिक का जिक्र आएगा हम लोग बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही है। रेजोनेंस को आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो कि क्या क्या हुआ। क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार जितना समझाया जा रहा है उतना समझ लीजिए। सब बहुत अच्छे से समझ में कब आएगा? जैसे ही हम इसको किसी टॉपिक में अप्लाई करके देखेंगे। और 11th क्लास में बेंजीन रिंग पढ़ाऊंगा तब दोबारा से ये पूरा टॉपिक रिपीट होगा। आज जो पढ़ाया गया है बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक रिपीट किया जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन कराऊंगा तब मैं रिपीट करूंगा इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को लेकर डाउटफुल नहीं रहे। +1 में ही 2 बार और पढ़ाऊंगा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग वाला सीन। समझ में आ गया? तो आज एक बार अच्छे से समझ लो आराम से। जल्दबाजी का जरूरत नहीं है, पैनिक लेने का जरूरत नहीं है। नई चीजें हैं, एक बार थोड़ा समय लेती है दिमाग में बैठने में, लेकिन जब हम बार बार रिपीट करेंगे, बार बार इनको कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा ये चीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे।